अब क्या हमारे पास जो है वो अब आपको एक मन में सवाल ये आता होगा कि ये 1700 से 1800 सर ने लिख दिया और यहाँ पे जो है वो ये टाइम फ्रेम दे दिया। मन में क्वेश्चन आएगा भाई। अच्छा, क्वेश्चन हम भी करेंगे, आप तो करिएगा ही जहन में। मैं पहले ही सारा क्वेश्चन का ये डाउट आएंगे और ये डाउट का निराकरण करते चले जाएंगे। उसके बाद भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और कुछ ही दिन में, एक आध दो दिन में हम लोग इसको लाइव भी कर देंगे, जिससे कि आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं सब बात। अब देखिएगा कि एक इशू यहाँ पे आ गया। इस इशू का निर्धारण ये करते हैं कि हम तीनों में एक कॉमन बिंदु निकालते हैं। अब क्या हो गया कि ये हम सेंचुरी के संदर्भ में मैंने परिवर्तन स्टार्ट इस समय में हो गए, लेकिन परिवर्तन जारी है, इसलिए 50 साल और हमने ले लिया। जैसे आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आप किस जमाने में रह रहे हैं, तो आप ये कहिए कि वी आर लिविंग इन द मॉडर्न इंडिया, कि आप कहिए कि एंशिएंट इंडिया। मॉडर्न इंडिया ये स्टिल कंटिन्यू। देखिए, कभी कभार शब्दों में इंग्लिश में निकल जाए तो आप उसको अन्यथा ना लीजिएगा। ठीक है, आदत है बाइलिंगुअल पढ़ाने की, तो एक आध दो वर्ड निकल जाते हैं, और कभी इंग्लिश वाले में हिंदी का भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि, और सीखेंगे भी आप, इसका मतलब ये है कि परिवर्तन जारी रहे, स्टार्टिंग इसमें हुआ, और परिवर्तन कब कब जारी रहे। परिवर्तन तो 1800 से 1900 बीच में रहा, 1900 से 1947 के बीच में रहा, 1947 से 1971 तक रहा, और 1971 से 2000 तक रहा, 2000 से 2000 आज हम 26 में। ये सभी मॉडर्न इंडिया के ये पार्ट। परिवर्तन शुरू हुए इसमें, परिवर्तन इस सेंचुरी में भी जारी रहे, यहां हमें स्वतंत्रता मिली, जारी रहा। यहां ये यूपीएससी का सिलेबस है जिसमें कि यूपीपीसीएस का भी है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। विपिन चंद्रा ने जो अपने एक ही मान्य किताब है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी चलता है, ठीक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और बाद में विपिन चंद्रा ने इसको और आगे बढ़ा दिया, 2000 तक बढ़ा दिया। यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में। अच्छा, एक और बात, यूपीएससी की तैयारी की है तो यूपीएससी का क्वेश्चन भी थोड़ा सा उसका पैटर्न देख लीजिएगा हल्का सा। दोनों में अंतर ये होगा, वहां कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ सरल होगा। और अभी का ये है, ये करंट अफेयर्स में जाके मर्ज हो जाएगा 2000 से 2026। यानी कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न इंडिया एक कॉन्सेप्ट है, ये चेंजेस जारी हैं। जैसे कि हमने कहा कि आज इसमें हमने प्रीति में एक, हमने इनमें एक चेंजेस देखा, जो ये चेंजेस आने वाले समय में और चेंजेस जारी रह सकते हैं, हो सकता है। एक व्यक्ति पे हमने एग्जांपल दिया, ये राष्ट्र के संबंध में। ये क्या है कि इस देश में रहने वाले उस समय की जनसंख्या का, अगर हम 20 करोड़ माने, 22 करोड़ माने, तो वो जनसंख्या का पूरा चेंजेस है। उसके पूरे पैटर्न में हम इंडिविजुअल पे समझाएं, पूरा देश बदल रहा। अगर चश्मे से लगा करके इतिहास को दिखाया, अभी अब सिनेमा पे भी चर्चा होगी, अगर हम चश्मे से लगा के उस जमाने में कोई हमको ले जाकर के खड़ा कर दे, जैसे 3D पिक्चर बनता है ना, कल की आपने देखा अमिताभ बच्चन का जो, तो देखा तो 3D लगा के चश्मा पे देखिए, लग रहा है कि सामने से दुनिया बदल रही, सामने से चीजें हो रही। तो 3D पिक्चर लगा करके देखिएगा कि 18वीं शताब्दी में भारत कैसा है, कहां कहां इंडिया में चेंजेस हो रहे हैं, दिल्ली शहर कैसा है, हैदराबाद शहर कैसा है, अवध कैसा है। जानना क्या रुचिकर नहीं है? क्या आपको जानना ये रुचिकर नहीं है कि हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर कैसे थे? ईश्वर कोई उनको दिखा दे जरा, सपोज दैट अगर रहता तो।
कहे ऑफर दे कि आपके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर हम दिखाना चाहते हैं, आप कहेंगे दे दीजिए भाई, दिखाइए तो जरा। ऐसा भारत। कहने का मतलब ये है कि, और ये एक्सप्लेनेशन वो पूरी तरीके से जो मैं आपको समझा रहा हूं एकदम लॉजिक के साथ। पूरी किताब आपको एनसीईआरटी की यहीं पे यहाँ मिलेगी। भाई इंडिपेंडेंस हुआ, लोग जानता है। आधुनिक भारत की किताबें यहां से लेकर के यहां तक एंड करती। परिवर्तन स्टार्ट हियर। जब तक आपके दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, किताब का भी स्ट्रक्चर होता। इतिहासकार जब आप मकान बनाते हैं तो स्ट्रक्चर होता, ड्राइंग रूम बने, किचन बने, ये बने। तो इतिहासकार भी पंचेंद्रा ने किताब लिखी या कोई एनसीईआरटी की ही बात मैं कर रहा हूं, तो क्या उसके दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं है? कौन चैप्टर पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन बाद में आएगा। अगर आप स्ट्रक्चर बना लें तो क्या बुरा। बस आपको काम ये करना है कि आपको क्वेश्चन बस बनाना है। क्वेश्चन से ही आपका भाई होता है प्रीलिम्स। और अभी आपके पास 5 महीने का समय है। और ये तो वीडियो भाई कोई चेंजेस इसमें होता नहीं है, अगले साल के लिए भी उतना ही वैलिड है। कोई इसमें चेंजेस नहीं हो, मैंने विशेष चेंजेस नहीं होगा। और पढ़ाने के स्टाइल में ये मैं जो है वो मूड पे अंतर आते रहता है। ठीक है, तो उसमें जो है वो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है मूड मूड मैंने की चीजों का, लेकिन मोटे तौर पे सेम है। अब आप देखिएगा कि तो समझ गए यहां पे कि अब हाँ ये आए हम। अब 1857 का इसलिए लिया गया कि तीनों प्रक्रियाएं एंड कर गई। मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन खत्म हो गया, साफ हो गया। क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ, उनका भी डिक्लाइन हो गया। डलहौजी के आने के साथ 1856 में पूरे अंग्रेजों ने इस देश को जीत लिया। और एक ऐसी विदेशी सत्ता यहां पे आकर के काबिज हो गई जिसका घर आपको पता नहीं था, केवल टीपू सुल्तान को छोड़कर कि वो कहां से आए थे। इसका मतलब यह है कि 1857 तक पूरे प्रक्रियाएं तीनों पूरी हो गई। यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी हो गया, उनका विकास भी हो गया, वो यहां के मालिक बन बैठे। इसलिए हमने वो टाइमिंग ले ली। इसका कारण यही है हमारे अपने एक्सप्लेनेशन से, और एनसीईआरटी का भी सेम पैटर्न है। 1857 से पहले के चैप्टर लिखे गए हैं बहुत सारे चैप्टर, और 1857 के बाद के चैप्टर, तो वो एनसीईआरटी का पैटर्न भी सेम है जो हमने बनाया। लेकिन ये पैटर्न किसी को बहुत क्लियर नहीं है। बहुत बड़े बड़े, मैं तो सभी जगहों पे, यहाँ पे तो हमको मैंने कि आज़ादी मिली है कि भाई बहुत तहे दिल से पढ़ाए, बाकी जगहों पे लिमिट किया जाता है चीज़ों। तो इसको आपको खूब मजे आप लेकर के पढ़ें। और सवाल नहीं है कि 25 सवाल इस बात का है कि 25 से 24 क्वेश्चन आपका नहीं होगा, 25 से 25 सॉल्व होगा। और यूपीएससी में भी अगर सवाल आप देखिएगा, इस बार का पैटर्न देखिएगा, तो जिन्होंने अच्छे मेंस के उस हिसाब से पढ़ा है, वो बनाए हैं, सफलता प्राप्त किए। वहां भी 20 प्रश्न इस बार है। ऐसे ही और भी पीसीएस में बीपीएससी का लिया जाए, वहां भी 30 प्रश्न है, वहां भी आपसे 29 तक बना लें। एक चलिए हमने ईश्वरीय हाथ में दे दिया, ईश्वर के हाथ में, ठीक है। ह्यूमन एरर कह लीजिए। तो आप उतना कामयाबी आप हासिल करेंगे। तो ये समझ गए कॉमन ग्राउंड जो है, 3 परिवर्तन। अब हमको क्या करना है कि हम पहले इस परिवर्तन को लें। चाहे तो हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई एक को हम। अच्छा, अब इस पे आइए। जो देखिएगा शब्दों का खेल है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन एवं विकास, एनसीईआरटी में जाइएगा तो इस सेकंड चैप्टर में, ये वाला उन्होंने सेकंड चैप्टर में दे दिया, और ये दोनों को एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में है। थोड़ा क्लमजी है, मतलब कि थोड़ा उसके लिए एक टीचर चाहिए एक्सप्लेन करने के। तो पहले एक रीडिंग बस सिंपल करिएगा, जो समझ में आए वो ठीक है, और जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके आधार पे आप समझ जाएंगे उन बातों को। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बस एक रीडिंग लीजिएगा सिंपल,
उपन्यास की तरह पढ़िएगा बस, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या है कि हम इसको लेते हैं, तो यूरोपीय व्यापारी बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और पिछले साल यूपीएससी में से क्वेश्चन, से खूब क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा से। हम क्वेश्चन भी करेंगे उस पर भी। आज का पहला क्लास है तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करूँगा, आपको ये नहीं लगे कि भाई क्वेश्चन ही ज़्यादा किया जा रहा है। पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरा हक बनता है आपसे पूछने। और हर एक आदमी जवाब भी देने का लायक पहले हम बनाएंगे, आप छोड़ दीजिए मेरे हाथ में, और तब आपसे हम आशा करेंगे। देखिएगा यहाँ पे आगमन शब्द जुड़ा हुआ, ये जो टॉपिक है ये मिडिएवल और मॉडर्न इंडिया में ओवरलैप करता है। आगमन कब हुआ? वास्को डी गामा के आने से 1498 में, यानी कि इस पीरियड को अब हम अगले में हम अब लेकर के चलते हैं। और देखिए कि यहाँ पे देखिएगा कि इसी चीजों को, है ना, दूसरा हम पेज ले लेते हैं आपको, आप नोट कर लिए होंगे मेरे समझ से। थोड़ी सी इस बातों को यहाँ पे रखने देते हैं ताकि, और बाकी को मैं मिटा देता हूँ। काम की बातें केवल रहेंगी, चाहते तो मैं दूसरा पेज भी ले लेता, लेकिन आज थोड़ा पहली क्लास है तो वो टॉपिक आपको कहीं भूले नहीं, हम उसको लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 1500 से लेकर के आप 1707 ले लीजिए, मान लीजिए सुविधा के अनुसार, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो है वो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का जो आगमन है, यूरोपीय व्यापारिक जो कंपनियां हैं, इनका ये क्या है, ये हम लोग मध्यकालीन में पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत, और 1707 से लेकर के 1857 तक हम लोग पढ़ते हैं वो, है ना, आधुनिक में, आधुनिक भारत, समझ गए, ओवरलैप होता। एनसीईआरटी की किताब में भी दोनों पढ़ाया जाएगा एक ही साथ, है तो मिडिएबल की चीज, लेकिन पढ़ाया जाएगा वो यहाँ भी। हमने यहाँ 1707 से दिया है, लेकिन वो पहले वाली चीज भी बताई जाएगी यहाँ इंट्रोडक्शन में, बैकग्राउंड में। और मिडिएवल में ये नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन मॉडर्न में वो बातों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बहुत क्लियर है, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये ओवरलैप करता है, इसका मतलब ये है कि मिडिएवल से कनेक्शन। तो कहानी बस शुरू हो जाती है। कहानी ये शुरू होती है कि हमारे देश में, हमारा देश व्यापार के लिए बड़ा प्रसिद्ध था शुरू से। मतलब कि मेरा लेक्चर तो आप एस्से के लिए भी इस्तेमाल करिए, और मेरा एस्से जो है वो केवल प्रीलिम्स को टच नहीं करता है, ये चला जाता है एकदम मेंस तक, मेंस इंटरव्यू तक जाता है। मेरे क्लास में अगर आप बैठे हैं तो वो रिजल्ट को लेके आप बैठिए, बिना रिजल्ट लिए आपको न तो हम जाने देंगे, समझिएगा। आप रिजल्ट के लिए ही मेरे यहाँ आए हैं ना, तो रिजल्ट लेके ही आप जाएंगे। तो ये एस्से से भी संबंधित है, ये बहुत सारी बातों से संबंधित। इससे भी आपका आता है, एस्से का निर्माण कहाँ से होता है, उस चीज को जानेंगे तो आएगा। आईआर से रिलेट हो जाता है, तो कई सारे पेपर से मेरे लेक्चर रिलेट रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बात को समझिएगा कि, और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रिलेट रहेगा, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी आपको रहेगी। इस कहानी का जो है ना, और कड़ी भी हमने जोड़ दी इसको, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं, बता दिए आपको, याद रखिएगा। अब क्या है कि आपको देखिएगा कि हमारे देश में शुरू से, इसको भी मिटा दें तब जाकर के बनेगा पूरा मैप। और देखिएगा कि इतिहास में आप जरूर एक मैप जरूर ले लीजिएगा, एटलस जो ऑक्सफोर्ड का, ठीक है। मैं इस पर कल पिक्चर ये कर दूंगा, बाकी को तो आप लोग ग्रुप में भेज देंगे। ऑक्सफोर्ड का एटलस जो है, स्टूडेंट एटलस आप लोग लीजिएगा, ठीक है। और आपकी ज्योग्राफी भी स्ट्रांग हो जाएगी।
हिस्ट्री के क्लास में आपको ज्योग्राफी भी पूरी मजबूत हम बना देंगे, कौन से स्थान कहाँ पे है। आप देखिएगा कि ये हम इंडिया को लेते हैं, ठीक है, और ये क्या है आपका, यहाँ पे देखिए कि ये अफ्रीका है, ठीक है, ये है आपको भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, मेड सी, ये अरब है, हाँ, ये सऊदी अरेबिया है, ये आपको रेड सी हो गया, रेड सी, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, और ये जो है वो आपको ये स्पेन हो गया, सॉरी ये पुर्तगाल हो गया, और ये स्पेन हो गया। और ये यहाँ पे उंगली की तरह जो है वो दो कंट्री निकले हुए हैं, ये इटली है और ये ग्रीस है, यहाँ पे टर्की है, ठीक है, मोटे तौर पे ये चले जाइए इस पे जो है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे भारत में शुरू से ही व्यापार जो है, देखिए कि ये सभी पोर्ट टाउन है, ये सभी से व्यापार जो है वो इसके थ्रू आता था, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। भारत दुनिया के इतिहास, कॉटन के लिए जो है वो सबसे पहले कॉटन भारत ने ही इजाद किया, हड़प्पा में हमको मिलता है संकेत इसका। रेशम हमने चीन से सीखा, सब पे क्वेश्चन आया हुआ है, जो भी मैं बात एक एक लाइन कहता हूं सब एनसीईआरटी में दर्ज है। पहला प्रमाण तो ये है, हमारा प्रमाण तो बाद में मानिएगा, पहले तो जो किताब में सरकार ने जो पढ़ाया है उस बात को मानिएगा। तो रेशम हमने चीन से सीखा, लेकिन कॉटन हम लोगों का अपना दुनिया को हमने सिखाया, हमने चीन को सिखाया, सब देश को सिखाया। नहीं तो इससे में बताइएगा कहीं पे बात आएगी तो। और मसाला, ये दो चीजों के लिए इंडिया शुरू के टाइम से ही बहुत उपलब्धि इसकी थी, और सभी लोगों को इच्छा होती है कि वो मंडी में पहुंचे। जो भारत एक मंडी था, आपके यहाँ भी शादी विवाह होता है तो आप लोग मंडी से सामान खरीदते हो, सस्ता मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, समझ रहे हैं। इंडिविजुअल खाने के लिए तो कहीं से खरीद लेते हैं कि शादी विवाह घर पे अगर आयोजित होता है तो आप जो है, अगर गाँव की बात, अब तो आजकल प्लेट सिस्टम हो गया, तो उसको दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, फिर भी लेकिन वो जाएगा मंडी में जाएगा। हम भी जाते हैं मंडी में, अच्छा फल खरीदने का होता है तो आजादपुर मंडी जाते हैं, वैरायटी हमको 10-50 तरीके का मिलता है, श्रम साध्य प्रक्रिया। हालांकि उसी तरीके से पुर्तगाल और स्पेन के लोगों को था कि हम भारत में मंडी में पहुंचे, और एंशियंट टाइम से भी था। जो एंशियंट टाइम से व्यापार ऐसे होता था। और यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया एक शहर है, इजिप्ट का, इजिप्ट का एक शहर है अलेक्जेंड्रिया, यहाँ से सामान रेड सी, उस समय स्वेज कनाल नहीं था, तो ये बात को शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। अलेक्जेंड्रिया यहाँ पे जा गया सामान, और यहाँ से उतर करके ये इटली और ग्रीस के व्यापारियों का पूरे मेडिटेरेनियन में कब्जा था, यहाँ से उतर के सामान यूरोप में चला गया और हायर कॉस्ट पे बिकने लगा। अब पूछेगा कि मसाला सर क्यों जो है, देखिएगा मसाला एक तो जीभ का टेस्ट बढ़ा देता है, अभी मसालों का यूज करते हैं, बिना मसाला का, बहुत परिवार बिना मसाला का भी खाता है, लेकिन मोटे तौर पे मसाले का चटपटा तो आप लोग खाते हैं, उनको भी जीभ का टेस्ट लग गया। लेकिन ये मत समझिए कि यूरोप के लोगों को मसाला केवल जीभ के टेस्ट के लिए था, उनको एक और था। उनके यहाँ जो मांस जो होता था उसको फ्रीजिंग करने के लिए, माने उसको सुरक्षित रखने के लिए वो लोग मसालों को लपेटते थे उसमें, ठीक है। और ये नेशन दूसरे नेशन को प्रॉफिट पे बेचते थे आगे।
इससे आपको विश्व इतिहास की समझ अभी बनेगी। टाइम तो थोड़ा यहाँ लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ सर विश्व इतिहास में चलेगा, लेकिन वो जानना जरूरी है, तो वहाँ पे मदद आपको करेगा। यही से इसलिए मैंने कहा कि मेरा लेक्चर वो एक साथ कई सब्जेक्ट को मैंने समेटे हुए रहता। अब चला गया ये जो है वो, ये सबको प्रॉफिट बेचते थे, स्पेन पुर्तगाल को, फ्रांस को, जर्मनी को। तब तक एक घटना यहाँ पे होती थी 1453 में यहाँ पे फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनेपल है, जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनेपल, नेपाल जो हिंदी में कुस्तुनतुनिया का पतन। इतिहास की घटना कही जाती है जिसमें ऑटोमन इस्लाम के लोगों ने टर्की के पहले रीजनल प्रोविंस में ही आए और पूरे टर्की को इन्होंने कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये ऑटोमन तुर्क थे ये जो। और ग्रीस जो है वो आधुनिक, मैंने पुराना नाम इसका यूनान है, ये ग्रीस आज भी कंट्री है। ग्रीस का कब्जा जो है वो, और मेडिटेरेनियन पे भी टर्की इस साइड से है, ग्रीस का कब्जा पूरे जमाने तक टर्की पे रहा। आज टर्की इंडिपेंडेंट कंट्री है, एर्डोगान की सरकार, और हमारी विदेश नीति का पाकिस्तान समर्थक है टर्की। अभी सिंदूर प्रकरण में देखिए कि टर्की के सहायता का पाकिस्तान का प्रमाण मिला। तो यहाँ पे एक ये कॉन्स्टेंटाइन ने, इसका सम्राट का नाम था कॉन्स्टेंटाइन, ग्रीस का, इसका पूरे एरिया पे कब्जा था और वो क्रिश्चियनिटी का फॉलोअर था। और इस शहर का आधुनिक नाम है इस्तांबुल। अब आपको ज्योग्राफी में मदद करेगा। इस्तांबुल जो है वो एक बहुत अच्छा शहर है। मेरा समझिए कि मेरा ड्रीम है, जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इस्तांबुल घूमूंगा। समझ जाइए, एकदम सी कोस्ट पे है। और इस्तांबुल का पैलेस आज भी दुनिया का बहुत बड़ा पैलेस है और बहुत खूबसूरत है। हम कहानी को घुमाने का भी हम लोग घूम रहे हैं। इस्तांबुल याद हो जाएगा, याद करिएगा, टर्की की राजधानी अंकारा है, इस्तांबुल नहीं है। अब क्या था कि यहाँ पे एक इतिहास की घटना है, कुस्तुनतुनिया का पतन, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटाइन से कॉन्स्टेंटिनोपल में, और इस्तांबुल जो है वो नाम बन गया इस्लाम से जुड़ा हुआ। जब कब्जा हुआ ऑटोमन का तो पूरे ईसाइयों को मार डाला गया, मैक्सिमम। कोई लोग कन्वर्ट कर गए और बहुत सारे क्रिश्चियन छोड़ के भाग गए, इटली में जाके बस गए। और अगर विकिपीडिया पे कभी जाइएगा तो ये तो इतिहास की बर्बरता का एक बड़ा प्रमाण है। और ठीक है, शॉर्टकट में जो है, अब देखिए कि जो यहाँ से लोग गए वो क्या किए कि जैसे मान लीजिए कि अभी भूकंप आएगा या कोई भगवान न करे कोई एपिडेमिक हो, नाम न ले, तो स्टूडेंट क्या लेके भागेगा? पहले अपना किताब, अपना नोट्स। तो यहाँ के लाइब्रेरी में जो क्रिश्चियन विद्वान थे वो लोग अपने साथ अपनी किताब को लेके भागे। ये मत कहिए कि सर पहले मोबाइल लेके भागेंगे, मोबाइल तो लेके भागेंगे ही आप जो है, मोबाइल सबसे अहम चीज है, लेकिन आप किताब और नोट्स को भी लेके जरूर जाएंगे। अगर ये रह जाएगा तो हमारी दुनिया में आईएएस बन सकते हैं, ये हमारा धरोहर है। किताब तो चलिए दोबारा भी खरीदने मिल जाएगा, जो नोट्स वोट्स है उसको तो लेकर रखिएगा। तब पूछिएगा ये लोग पढ़ते क्या थे? ये लोग एंशियंट ग्रीक, और जो जैसे कि एरिस्टोटल का किताब, प्लेटो की किताब, ठीक है, सोक्रेट्स का किताब, ये अध्ययन लोग कर रहे थे। जो लाइब्रेरी से ये विद्वान अपना किताब उताब लेकर के भागे, और वो जाकर के इटली में बस गए। जो इटली में बसे तो विद्वान को पैसा कौन देगा भाई? अब भाग के आए हैं तो वहां के व्यापारियों ने मदद किया। ठीक है, आज ये फिलेंथ्रोपिक वर्क कौन करता है? तो अडानी अंबानी करते हैं। क्या आप कीजिएगा? जब बंतारा लगाया गया, बंतारा में देखिए
जानवरों के लिए कितना अच्छा काम किया है मुकेश अंबानी के बेटे ने। ये काम आप नहीं कर पाएँगे, कर पाएँगे? कहाँ पैसा है 100-200 करोड़? रहता तो मेरे पास नहीं रहते क्लास में। यानी कहने का मतलब कि उन व्यापारियों ने, जैसे फ्लोरेंस का परिवार है, ऐसे बहुत सारे, इन्होंने सब विद्वानों को कहा कि आप मेरे यहाँ के रहिए, खाने-पीने का व्यवस्था कर देते हैं, आप पढ़िए। ये बड़े परिवार थे, बिज़नेस के जो है टाइकून थे उस ज़माने में, क्योंकि यहाँ का व्यापार पे कंट्रोल था। ये सब लोग जाकर के इटली में, ये में जाकर के बस गए। ये इतिहास में यहीं से रिनेसा शुरू हुआ, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण ने एक लॉजिक का सवाल शुरू किया। कहा कि नहीं, लॉजिक पे सोचिए, चूंकि अरिस्टोटल इन लोगों ने कहा था कि लॉजिक लगाइए, प्रयोग करिए। अब क्या था कि कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक पुर्तगाल में एक राजा था जिसका बहुत शौकिया था, हेनरी द नेविगेटर। उसने अपना टाइटिल रख लिया था नेविगेटर। दुनिया में नेविगेशन साइंस का पहला स्कूल, नेविगेशन साइंस का पहला स्कूल खोला, और उसमें स्टूडेंट कौन थे? आपके जैसा वास्को डी गामा, आपके जैसा क्रिस्टोफर कोलंबस। लड़कियां तो खैर उस जमाने में नहीं थी। और हमारे जैसा प्रोफेसर, और हमारे ऊपर राजा। और कैसे स्टूडेंट भी कैसे थे, साधारण नहीं थे वो। उनको एडवेंचरस सेलर्स का, वो जिंदगी को दांव पे लगा के आगे बढ़े। वास्को डी गामा एक दिन पहले 50 किलोमीटर अटलांटिक में गया, जिंदा बच के आ गया। अगले दिन 100 किलोमीटर गया, जिंदा बच के आ गया। अगले दिन 150 किलोमीटर गया। उस जमाने में जबकि कोई पता ही नहीं था कि दिशा कहाँ है। आपको बीच में अटलांटिक में अभी छोड़ दिया जाए एक नाव पे, पहले कोई सुन ले न्यूज की अकेले छोड़ा जा रहा है, उसी में आधा हार्ट फेल कर, तो किधर चले जाएंगे आप पता नहीं। सोचिए जरा, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, साधारण नहीं, एडवेंचरस सेलर्स। और नेविगेशन साइंस का तो आज लोग पढ़ता है ना, नेविगेशन साइंस का पहला स्कूल ही था वो दुनिया में। और टाइटल राजा ने अपनी टाइटल क्या लगाई थी, नेविगेटर। तो वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस स्कूल के पढ़े हुए छात्र। वो पुर्तगीज था और कोलंबस इटालियन था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन है, ठीक है। और मैगलन भी वहीं का था, जो फर्डिनेंड मैगलन। कई बार एक्स्ट्रा सवाल आ जाते हैं सिलेबस से, क्योंकि सिलेबस से जुड़ा हुआ चीज है, वर्ल्ड हिस्ट्री में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये सवाल आ गया बीपीएससी में, पीसीएस में, आपको तो सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। तो वहां पे आ गया था कि कोलंबस कहाँ का था, इटालियन था। वास्को डी गामा पुर्तगीज था, और मैगलन जो है वो भी पुर्तगीज है। मैगलन कहा कि पूरी दुनिया को हम चक्कर लगाए, और हालांकि जो है वो फिलीपींस से मारा गया, अलग कहानी है उसकी। तो मैं क्या कहता हूँ, कई बार कहानियों को कहानी में बताते हैं पिरो करके। पता नहीं यूपीएससी को क्या ये हो जाता है कि मेरी कहानियों से जो है वो कहानी बना करके अपना क्वेश्चन पूछ, या पीसीएस जो। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि सर ने जो बात बताई है वो कभी आएगा नहीं। आपको नहीं आया तो मत सोचिए कि आपको नहीं, मेरा तो बताना काम है, क्योंकि मैगलन तो साथ में गया था। चाहे पीसीएस आज पूछे या कल पूछे या कभी आ चुका हो, नहीं, आपको जानकारी अपनी लेनी है उस सिलसिले में। तो ये क्या है कि, और ये जो है देखिएगा, ऐसे हाथ से लिखिएगा, ये सामने ही मेरे पास ये पड़ी हुई है, मैं दिखा भी दूं। यहाँ पे देखिएगा, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे हाथ से। मैं सारा क्वेश्चन को टिपिकली पूरे हाथ से लिखता हूँ, हर एक साल। ये 26 की डायरी है, एक एक प्रश्न मेरे हाथ का लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि पीसीएस, यूपी पीसीएस का भी है, थोड़ी सा तत्काल में क्वेश्चन दिख गया हमको, पूछा गया है कि मैगलन कहाँ का। स्पष्ट देखिएगा कि इसमें फर्डिनेंड मैगलन, सर फ्रांसिस ड्रेक, जेम्स कर्टियर, क्रिस्टोफर कोलंबस किस कंट्री से हैं। मेरे कहने का मतलब इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चीजें चूंकि मैं बताता हूं कहानी के सिलसिले में, तो ये बता देता हूं। अच्छा, और पूछेगा कि वास्को डी गामा को क्या था, भाई कुछ उसको शौक था, ऐसा ही जिंदगी बाजी पे लगा दिया। आप दिल्ली क्यों आए हैं,
कैरी करने आए हैं। तो वास्को डी गामा को भी ये मत सोचिए कि उसको शौक के साथ जो है वो व्यापार की तमन्ना। अच्छा, अब सोचिए कि उसको व्यापार में अटलांटिक सर क्या कह रहे हैं, ये वाला जो रास्ता है, ये ऑटोमन तुर्कों ने इसको बाधित कर दिया। पहला चीज, पूरे मेडिटेरेनियन सी को डिस्टर्ब कर दिया, जिस तरीके से आज देखिएगा होर्मुज के चलते पूरा डिस्टर्ब है। और इटली और ये जो व्यापारी थे, ये स्पेन पुर्तगाल वाले को बीच में नहीं आने देते थे, इस मेडिटेरेनियन सी के बीच में। अलेक्जेंड्रिया के आसपास कहते थे कि पटको इधर, पटको भी मत, नहीं तो ये सब मसाला और ये का व्यापार का तुम गुड़ जान जाओगे। अब इन लोगों का बेचैनी था कि एक नया सी रूट खोजा जाए। तो वास्को डिगामा जो है वो भारत को नहीं खोजा, कभी ये मत कहिएगा, गलती हो जाएगा। भारत के लिए एक नया रास्ता खोजा, एक अलग सेपरेट सी रूट, कि भारत के मंडी में पहुंचने का एक उसको नया रास्ता चाहिए। ठीक है, तो दो कारण हो गए। तीसरा कारण जो है वो मैरिनर कंपास का उदय, मैरिनर कंपास की खोज और उसका प्रयोग। मैरिनर कंपास क्या करेगा कि वो जाकर के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है वो बताएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि दिशा सूचक यंत्र उसको मिल गया। और भी डिफरेंट कारण है, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूं। ये पहले मान्यता थी कि सी में अगर जाइएगा तो फ्लैट है, आगे गिर जाइएगा, जैसे ही आगे बढ़ेंगे चौकोर है, उसमें गिर जाएगा। तो ये मान्यता भी थी। फिर था ज्वार भाटा, ज्वार भाटा वो राक्षस आते हैं, भीतर से राक्षस आते हैं, वो लील जाते हैं जहाज को। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां थी। तो जब ये साइंस का जब खोज हुआ तो इन लोगों ने जाना कि भाई ये चीजें नहीं हैं, और इसको एक आदमी तो प्रूफ करेगा। और वास्को डी गामा का एक और, जैसे मानिए कि आप कहीं क्लास से पढ़ रहे हैं, आपके कोई सीनियर, उसका एक सीनियर था बार्थोलोमेव डियाज। अब ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आ सकता। तो बार्थोलोमेव डियाज क्या किया कि यहां तक आकर के वो लौट गया। इसका नाम है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। यहां से आकर के डियाज जो है चला गया था। डियाज ने अपनी नाव जो है वो वास्को डी गामा को दी। यानी कि ए ट्रू लीडर क्रिएट्स लीडर, ये दुनिया में नाम है। और जगह लोग क्या करेंगे, उस जहाज को कहेंगे तुम बनाओ अपना जहाज, हम नहीं जहाज नहीं। इन दुनिया में साइंस ऐसे ही आगे बढ़ा, सिखाने से। तो डियाज का वो ले लिया। तो माने ये क्वेश्चन कभी आ गया कि बार्थोलोमेव डियाज कहाँ का था, तो भी पुर्तगाल का था। पुर्तगाल मैंने पहला कंट्री था, नेविगेशन साइंस का पहला स्कूल ही खोला, तो सब लोग ट्रेनिंग वहीं से लिए। तो डियाज के जहाज को वास्को डी गामा ने लेकर के, वास्को डी गामा का दिमाग ये क्लिक किया और साहसी था, एडवेंचरस था। उसने साइड से किनारे किनारे चल करके मुड़ने का निर्णय किया। हो सकता था वो नहीं लौटे। वापस आकर के यहां पे जब आया, तब मेडागास्कर के बाद अब्दुल नामिक नाम का एक अरेबियन व्यापारी मिला, क्योंकि अरब यहीं पे है। यहां से उसको बता दिया कि यहाँ पे कालीकट आप चलिए, और उनको उसको ले आया। वास्को डी गामा के पहुंचने की यही कहानी। और उसके बाद तो ये हमें जानकारी लेनी जरूरी थी कि वास्को डी गामा क्यों आया भारत में व्यापार करने के लिए। अच्छा, ये मत सोचिए कि अकेले आया, वो अपने साथ 50 आदमी को लेके आया, हथियार के साथ आए। तलवार, रास्ते में डकैत मिलेंगे, ठीक है, खाने की सामग्री, और क्या लेके आया, और सोचिए क्या लेके आया हो। अरे सोना लेके के गया है। यहां से कुछ को ले रहे हैं, अपने पास से तो, उसके पास तो कुछ इंडिया का सामान जाता था वहां से। वहां के लोग, हम लोग आज की तरह नहीं था कि चीन से बहुत सारा सामान आता। हम लोग उपभोक्ता कंट्री उस समय नहीं थे, तो यहाँ का सामान खरीदने के लिए इसको क्या चाहिए, सोना चाहिए। और सोने की सुरक्षा के लिए तलवार चाहिए। समझिएगा इस बात को।
एक बार हमने पूछा कि भाई जो है वो कोई आपके घर पे आया 5 केजी सोना लेकर के। एक हमारे स्टूडेंट ने जवाब दिया, सर सोना छीन लेंगे। वो कहे कि जो सोना तुम छीनोगे, वो 10 केजी का लेकर के आया है, इसका मतलब कि वो इतना बड़ा 50 केजी का आदमी होगा। 50 केजी सोना का आपसे 10 केजी छीनवा नहीं सकता है। तो एक हम जवाब का आंसर दिए। हम ये बताना चाहते हैं कि वो तलवार लेकर के, सोना कोई लेकर के आया है तो हल्का मत समझिए उसको। कोई अमेरिकी आदमी आ गया सोना लेकर के आ गया तो क्या कीजिएगा, आपको छीन के रख लीजिएगा उसको। जानते ही हैं ट्रम्प साहब का जो है, खैर इसी तरीके का वो था। हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं, इसका एग्जाम्पल का कहानी आगे है। इस कहानी का रिश्ता, इस कहानी का रिश्ता ये है कि वास्को डिगामा जो है जब आया यहाँ पे तो कालीकट में पहले उसका स्वागत किया गया, फूलमाला पहनाया वहां के राजा ने। दूसरी बार भी हुआ है, दूसरी बार आया तो राजा से कहा कि कुछ कान में कहा जो। पहला बार तो स्वागत हुआ, फूलमाला पहनाया गया। दूसरी बार अभी आएगा, ये सब नोट्स में का एक सब बता दो। दूसरी बार आया तो राजा से कहा कि भाई ये अरेबियन व्यापारी जो हैं इसी में इनको हटा करके हमको मोनोपोली सब दे दी। इससे आप ये भी समझेंगे कि आज यूएसए चाहे कोई कंट्री, आपका कोई सगा नहीं, सब व्यापार के भूखे। अभी ट्रम्प साहब को एक ऑफर दीजिए कि 50,000 करोड़ का एक डील करना, वो वहां से झट से चल देगा जो, उसको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, अगले दिन आपके पास दिल्ली में पहुंच जाएगा। चलिए डील निकालिए। ऐसे नहीं आएगा घूमने, डील का ऑफर कीजिएगा, ये प्लेन का 10,000 का डील है, तुरंत नहीं सोचेगा, वो अगले दिन बस पहुंच जाएगा बिना निमंत्रण के। भाई साहब डील करना, भाई भारत नहीं आया लेकिन चीन देखिए चले गए, क्या था, डील का मसला था सब। सब सॉफ्टवेयर की बड़े बड़े दिग्गज गए वहां पे, आपके पास क्यों नहीं आया? लेकिन डील का ऑफर दे दीजिए अभी आप, यानी कि व्यापार करने। वो कहा कि ये पूरा मोनोपोली हमको दे दीजिए, राजा तैयार नहीं हुआ, तलवार खींच ली। पहले बार फूल माला पहना गला में, अगले बार तलवार। इस तलवारबाजी में जो है वो इधर के 10 आदमी मारे गए, उधर से 50 आदमी मारे। साम्राज्यों का निर्माण जो है वो तलवारों बंदूकों पे होता है, क्लियर है ये, में कहीं भी आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। और ये आज भी आज भी जारी है। इतिहास क्या होता है आपको सिखाता, इससे आप सीख गए कि हमने कहानी के माध्यम से समझा दिया कि सेकंड, उसके बाद क्या था कि वो चला गया वहां और एडवाइजर बन गया राजा का। नेविगेटर तो मर गए उसके बाद का। उसके बाद जो है वो क्या किया कि नोट्स में नहीं है, तीसरी बार आया वो वाइसराय बन करके जो है 1524-25 में आया, ये कहीं किताबों में मेंशन नहीं, विकिपीडिया इस सब पे मेंशन है। तीसरा बार आया वाइसराय बन करके, अपने बेटो ओटो को सब लेकर के आया, क्योंकि वो डिवाइजर 24 कोई भी मसला होता था वास्को डी गामा से पूछा जाता था कि भाई आप तो इंडिया सब देख के आए हैं, तो उसी समय सब काम करके जा चुका था। अच्छा, कालीकट का राजा ने उसको खोलने नहीं दिया, बाद में आया जब जो है कालीकट, तो उससे तो बदमाशी वो बंद हो, मैंने हुआ ही नहीं काम। अब जाकर के आगे बढ़ करके इन्होंने कोचीन में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री डाली। कोचीन में इन्होंने पहली फैक्ट्री डाली, किसने? पुर्तगालियों ने, पुर्तगाल। कालीकट में नहीं, अगर खोलने का प्रयास भी किया तो बंद हो गया क्योंकि पटरी नहीं जमी। अब क्या होता है कि यहां तक बात हो गया, तो तीसरी बार भी आया था, ये बात ये करिएगा, तीसरी बार मर गया यहीं पे, उसको कुछ बीमारी मरे हुए, इसलिए उसका जो है वो कोचीन में ही उसका यहीं पे दफना दिया गया। बाद में क्या हो गया कि उसका लाश निकाल करके, मैंने जो कंकाल जो ये था वो चला गया लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। तो आज के आईआर के सिलसिले में पुर्तगाल को जब आप लिखिएगा तो कह सकते हैं पुर्तगाल का सांस्कृतिक संबंध है भारत से बहुत पुराना, और पुरानी बातें नहीं है, मैंने तो नया दोस्ती में नया गठजोड़ होता है, और पुरानी बात को क्या याद कीजिएगा, लेकिन उसमें से अच्छा बात को याद रखिएगा।
अब बुरा बात को आदमी नहीं कहता है। नहीं, अभी तो सब जगह डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन क्या होता है कि वो टोकन उन्होंने अपने राजा-रानी को बना के रखा है, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री। और वो हैं, लेकिन उनकी भूमिका अब नहीं है, सभी जगह डेमोक्रेटिक कंट्री अब आ गए। माने लेकिन टोकन रूप में बना के रखा गया, ठीक है? अब क्या होता है कि ये चीज़ें हो जाती हैं